थोडस काही GR वगैरे काढला म्हणून शाळामध्ये नाईलाजास्तव हा कार्यक्रम 26 नोव्हेंबरचा घेण्यात आला. आजच्या दिवशी कार्यक्रम होते, सगळ्या शाळांमध्ये होते, काही ठिकाणी गॅदरिंग होतात, मात्र संविधानाचा उहापोह तिथे केला जात नाही. आणि म्हणून लोकांना म्हणा असं वाटतं की संविधानाची अंमलबजावणी झाली, माहीतच कोणी, तिथे खासदार आमदाराला संविधान माहित नाही तर सामान्य जनतेला काय माहित होईल. कारण हे मी हवेत नाही बोलत, कारण याच ठिकाणी माननीय तिथले वक्ते ऍडव्होकेट संदेशी भालेकर साक्षीदार आहेत. आमच्याच एरियाचे चिमूर क्षेत्राचे खासदार तत्कालीन त्यांनी कबूल केलं होतं की मी संविधानच वाचलं नाही. मी इथलेच नव्हे तर दुसरे आमदार लाखांदुरात हिरालालजी भैया त्यांच्याकडे गेलो, संविधान वाचलं का? नाही म्हणाले. अरे तिसरे आमदार आमचे सेवक भाऊजी वाघाळे त्यांच्याकडे संविधान नाही. गेल्या वर्षी मी त्या मळेघाट मध्ये त्यांना संविधान सप्रेमेट केलं. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की जर आमदार खासदार संविधानाच्या गोष्टी करणार नाही, सामान्य जनतेचे काय काय म्हणावं त्यांना आम्ही. मित्र, या संविधानाबद्दल जर 60 वर्ष झाली तरी उहापोह होत नाही, मग बीजेपी सरकारचं मात्र मी या बाबतीत पुन्हा एक आभार मानतो. तो एवढ्यासाठी काय केलं बीजेपी सरकारने 2000ला 50 वर्ष झाल्याबद्दल त्यांनी सुवर्ण जयंती नाही मनवली, पण एक भलताच मोठा काम करून टाकला. कोणता? त्याच्याबद्दल मी आभारी आहे. कॉन्स्टिट्यूशन रिव्ह्यू कमिटी मात्र त्यांनी नेमलं. संविधानामध्ये माझ्या ज्ञानाप्रमाणे माहितीप्रमाणे तज्ञ बसलेले आहेत, मी चुकलो तर ते दुरुस्त करतील, पण माझ्या माहितीप्रमाणे संविधानामध्ये असे कुठेही तरतूद नाही की कॉन्स्टिट्यूशन रिव्ह्यू कमिटी नेमता येते. अशी कुठेही तरतूद नाही. आर्टिकल 368 प्रमाणे आपल्याला संविधानामध्ये अमेंडमेंट करता येते, मात्र रिव्ह्यू करता येत नाही. आणि आमच्या सरकारने, तत्कालीन सरकारने कायद्याच्या बाहेर जाऊन त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन रिव्ह्यू कमिटी नेमली, मात्र त्या अहवालाचा काय झालं ते अजूनही लोकांना कळलं नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे ते संसद पटलामध्ये कधीही चर्चेसाठी मांडलं गेलं नाही. म्हणजे हे सरकार जनतेचा पैसा आणि आपल्या मताप्रमाणे कार्य करतात आणि कार्याचं मग फळ कसं दिसणार. म्हणून तर आपल्या पोरकर साहेबाला खंत व्यक्त करावी लागली. म्हणून तेव्हापासून मी त्यातून प्रेरणा घेतली आणि मी तेव्हापासून 2000 पासून संविधानावर कार्यक्रम चालू केले. म्हटलं की समाजामध्ये चर्चा झाली पाहिजे आणि म्हणून कार्यक्रम चालू केले. पण 26 जानेवारीला मात्र कार्यक्रम चालू केलं नव्हतं. मग 2002 पासून त्या काळी त्यावेळेला आदरणीय न्यायमूर्ती भाऊसाहेब वहाणे त्यांना अध्यक्ष म्हणून बोलवलं होतं आणि त्याचे साक्षीदार ऍडव्होकेट संदेशी भालेकर आहेत. तेव्हापासून त्यांनी सुचवलं, कानेकर म्हणे जर तुम्ही संविधानावर कार्यक्रम घेता मग एक काम करा, 26ला चालू करा. मला त्यांची आयडिया पटली आणि मी तेव्हापासून सतत किती त्रास हो 26 जानेवारीलाच मी तो कार्यक्रम घेत असतो. आमचे नाना भाऊजी पटोले गेल्या वर्षी रेस्ट हाऊस मध्ये जे पाहुणे आले होते त्यांच्याही चर्चा करताना सांगितलं त्यांनी, मी या कानेकरला म्हणतो, अरे बाबा 26 जानेवारी सोडून कार्यक्रम कर, आपण मोठा कार्यक्रम घेऊ. मी म्हटलं 26 जानेवारी कशी काय सोडता येईल आम्हाला? साहेब तुम्ही बाकीचे कार्यक्रम बंद करा, तुम्हाला वाटते तर तुम्ही इथे या, 2 गोष्टी इथे शिका. कारण तुम्ही संविधान तर वाचलं नाही, वाचलं असलं तर समजते कोटी तुम्हाला. कारण जिथे तज्ञ लोक बसले आहेत, अरे आम्ही 2 गोष्टी वाचन करतो, आम्हाला नाही समजत साहेब, तर तुम्हाला कुठे वेळ मिळते होते समजून घेण्यासाठी त्याचा अभ्यास करावा लागतो स्पेशल. तरी तर समजत नाही, पोरं नापास होतात काही काही. सांगायचा मुद्दा असा, संविधान ऐर्या गैऱ्याचा खेळ नाही. त्याचं उदाहरण सांगेन मी. आदरणीय राजन सरांकडे गेलो, त्यांची तारीख घ्यायला गेल्या वर्षी त्यांनी मला एक शब्द सांगितला, कानेकर संविधान तो बोले महासागर है, अरे इसका उसमें से हम बूंद भी नहीं निकल रहे, बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे संविधान सागर आहे, तिथलं आम्ही बूंद काढत नाही. तर आमच्या या आमदार खासदारांना आमचं विनंती याच्यासाठीच असते की तुम्ही यावं आणि त्याही लोकांचं मार्गदर्शन ऐकावं. साहेब तुमच्यासारख्या मोठ्या मोठ्या लोकांना शिकवणारी मंडळी ती बसलेली आहे, आम्ही तर त्यांचे विद्यार्थी आहोत. मग तुम्ही जर ऐकलं असतं तर अधिक चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही समाजामध्ये संविधानाच्या बद्दल गोष्टी सांगू शकल्या असत्या. हा पवित्र उद्देश घेऊन मी या ठिकाणी दर 26 जानेवारीला हा कार्यक्रम घेत असतो. मला अनेक लोक जरी विरोध करत असले, परंतु काही मंडळी जे मला मनापासून मदत करत असतात, मग पैशाची असेल, तन्मनधनाची, सगळ्याच गोष्टीमध्ये मदत करतात आणि त्यांची मदत मला ही शक्ती देत असते. आपली सगळ्यांची शक्ती घेऊन मी या ठिकाणी प्रतिकात्मक रूपानं हे कार्य करत आहे. याबद्दल आपले सगळ्यांचे धन्यवाद.
माझी बायको सुद्धा मला या कामामध्ये सुरुवातीला खूप तिला त्रास होत होतो, त्यामुळे ती तेवढी काही सहकार देत नव्हती म्हणजे दबावाखाली देत होती. परंतु आता मात्र ती स्वमताने मला मदत करते. माझे नातेवाईक सुद्धा या कामामध्ये मदत करत असतात, त्यांच्याही प्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि मी आजच्या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन करण्याला म्हणून आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आयुष्यमान ॲडव्होकेट संदेशजी भालेकर यांना येथे पाचारण करतो. त्यांनी आजच्या विषयाला धरून मार्गदर्शन करावं. प्रकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें मैं प्रथम अपना अभिवादन करता हूं. इस राष्ट्र के और बहुजनों के तमाम उन्नायक, उन्हें भी मैं अपना अभिवादन करता हूं. और मेरे साथ मंच पर इस भारतीय संविधान के हीरक महोत्सवी वर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, भारत सरकार के विधि आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्राचार्य डी.एन. संदानशु साहब, स्वागत अध्यक्ष खाड़िलकर साहब, प्राचार्य राजन सर, निखिल मेश्राम साहब, अधिवक्ता मेश्राम साहब, इंजीनियर भारसागड़े जी, अधिवक्ता संजय बंसोट साहब, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और विशेषकर पिछले 9 सालों से यह सिलसिला जिन्होंने जारी रखा है वे प्राध्यापक अनिल कारू जी कानेकर साहब, यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं विषय को अधिक लंबाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि कानेकर साहब ने बताया है कि पिछले कई दिनों से आपके लखन दुश्यार में चल रहे इस सिलसिले के साथ मैं जुड़ा हूं. कुछ बातें अध्यक्ष महोदय के उपस्थिति में पिछले कार्यक्रमों का जोड़ लगाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूं. कुछ तारीखों का जिक्र यहाँ पर किया गया. क्यों 26 जनवरी को संविधान का ऐलान किया गया, ये बात आपको मूलभूत तौर पर मालूम होनी चाहिए. 1930 में कांग्रेस का एक अधिवेशन पंजाब में लाहौर नदी के किनारे लाहौर शहर में हुआ था, और रावी नदी के किनारे पर कांग्रेसियों ने, जो उस वक्त की देश की आजादी की मेन स्ट्रीम मूवमेंट थी, उन्होंने कसम खाई थी रावी नदी के किनारे पर लाहौर में अपने अधिवेशन में. 1930 26 जनवरी की वो तारीख थी कि हम कसम खाते हैं कि हमारा आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे देश को ब्रिटिशों से आजादी नहीं मिल जाती. और इत्तफाकन 17 सालों के बाद, 1930 के 17 सालों के बाद 1947 को आजादी मिली. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक मेहनत मशक्कत करके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और राजेंद्र प्रसाद के हाथों में, जो तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे, उनके हाथों में उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा. भारत के संविधान की जन्मतिथि 26 जनवरी नहीं है, वो 26 नवंबर 1949 है. लेकिन 2 महीने तक कांग्रेस ने इस बात का इंतजार किया कि 17 साल के पहले रावी नदी के किनारे पर हमने जो कसम खाई थी वो कसम पूरी हुई है, तो क्यों न उसी 26 जनवरी की तारीख को इसकी घोषणा की जाए. और इसलिए ये गणतंत्र दिवस की जो तारीख है वो संविधान के उद्गम की तारीख नहीं है, वो सिर्फ संविधान को लागू करने का डिक्लेरेशन करने के फॉर्मेलिटी की तारीख नहीं है, वो ऐतिहासिक तारीख नहीं है. समता सैनिक दल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर भगवान दास साहब के साथ, LR बाली साहब के साथ 10 साल जब हमने काम किया, तो 26 नवंबर की तारीख की तरफ हमने पूरे मुल्क का ध्यान खींचने की कोशिश की, और उसमें हमने सफलता पाई कि कुछ दिनों तक पार्लियामेंट के अंदर 26 नवंबर को लॉ डे के रूप में मनाया गया, संविधान दिवस के रूप में मनाया गया. लेकिन चूंकि हमारे राजनीतिज्ञों की आदत है, कुछ दिनों के बाद लोग भी भूल जाते हैं और हमारे राजनेता भी भूल जाते हैं.
लेकिन ये इतिहास है। मैंने एक बात भी शायद पिछले समय पर आप लोगों के सामने कही थी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा। चूंकि मैं चील कौओं की और गाय भैंसों की कहानियां सुनाने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। भारत को जब आजादी मिली तो विंस्टन चर्चिल ने, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ये कहकर के भारतीयों का मजाक उड़ाया था कि दे दो इनको आजादी, लेकिन ये आजाद रहने के काबिल लोग नहीं है। मैं देखूंगा कि आने वाले 50 सालों के अंदर ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। चूंकि इस देश को 600 साल तक गुलामी में रहने की आदत लगी हुई है। इनके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में वो बैक्टीरियाज हैं जो इनको कभी आजाद रहने की काबिलियत इनमें पैदा होने ही नहीं देते। फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, मुगल आए, तुर्क आए, मोहम्मदन्स आए, और 5 बार ये देश 600 साल तक गुलामी की रगड़ में चटता रहा, टूटता रहा। मतलब इनकी क्या औकात है अपने आजादी को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बन जाने के बाद वही विंस्टन चर्चिल और उसी विंस्टन चर्चिल के इंग्लैंड के विद्वान लोग, उसी इंग्लैंड के अंदर में अर्नेस्ट बारकर नाम का सारे दुनिया के संविधानों का अध्येता, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था, वो अर्नेस्ट बारकर उसी इंग्लैंड का बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने सर के ऊपर लेकर के नाचा मारे खुशी के। और उस विद्वान ने सारे दुनिया के लोगों को कहा कि हे दुनिया के लोगों, सबक सीखो भारत के संविधान से कि आइंदा अगर पृथ्वी पर कोई मुल्क आजाद होता है तो अपने आजादी को बरकरार बनाए रखने के लिए अगर उसको कोई आदर्श कानून अगर मददगार हो सकता है तो वो केवल भारत का संविधान हो सकता है। यह हाइट है। हमारे मित्र कानेकर साहब ने जो इस परिसर को नाम दिया है जस्टिस अशोक देसाई साहब का, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे, मैं उन्हीं का वक्तव्य देकर अपने भाषण को प्रारंभ करना चाहूंगा। जस्टिस अशोक देसाई साहब जब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक्त हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के सामने व्याख्यान देते हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के संदर्भ में जो बात कही वो हमें एक इतिहास की तारीख की तरह उसको याद करना चाहिए। वो कहते हैं जस्टिस देसाई साहब, डॉक्टर अम्बेडकर whom we remember as an architect of the constitution has gifted to this nation federal structure of the government। हम बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से जिस संविधान को याद करते हैं, उस संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को एक संघीय शासन प्रणाली का ढांचा प्रदान किया है। He was a champion of the federal structure। और बाबा साहब अम्बेडकर ये फेडरल संघीय सरकार के चैंपियन थे, बहुत बड़े पुरोधा थे। With its distinguishing features not possessed by any other constitution of the world। जस्टिस देसाई साहब भारत के संविधान को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के संविधान को विश्व के तमाम संविधानों के साथ में तुलना करते हुए कहते हैं कि इसके मुकाबले का फेडरल स्ट्रक्चर को चलाने वाला संविधान दुनिया के पृथ्वी के पीठ पर और किसी जगह ढूंढ करके नहीं मिलेगा। वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहते हैं, द मैन डॉक्टर अम्बेडकर इन 1946 मेड एंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए मसीहा ऑफ द दलित्स। दलितों का उद्धार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में गए जोगेंद्रनाथ मंडल जी के त्याग के कारण। और देसाई साहब कहते हैं, he came out, but he came out of it as an angel of the republic। लेकिन दलितों के मसीहा बनकर डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस मौके को हाथ में आने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य का दमकता हुआ हीरा बनकर के दुनिया के सामने छाते हैं। ये वक्तव्य है उनके। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। और देसाई साहब ये नहीं कहते कि भारत के संविधान निर्मातृ सभा ने भारत को संविधान दिया। कानेकर साहब, जस्टिस देसाई साहब कहते हैं कि भारत के संविधान निर्मातृ सभा ने विश्व को एक ऐसा संविधान दिया जो अद्वितीय और अनूठा था और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा फ्रेम किया हुआ था। ये उसकी अहमियत है, ये उसकी महानता है। और इसी के साथ हमारे देश के जो
जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बना हुआ देश का क्रीम कहते हैं, सुपर ब्रेन कहते हैं, हमारे देश के थिंकिंग की हाइट कहते हैं, वो हाइट के लोगों ने हमारे संविधान के संदर्भ में क्या उससे उम्मीदें की हैं, क्या उसके संदर्भ में कहा है? ये बातें आप लोगों के जहन में आना, ऐसे प्रसंगों पर आना मैं बहुत जायज समझता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय का अधिक समय जाया न करते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट के जो कई चीफ जस्टिसेस और हाईएस्ट पोस्ट पर गए हुए, हाईएस्ट कैलिबर के सुपर ब्रेन ऑफ दिस कंट्री, इन्होंने जो कुछ वक्तव्य हमारे सामने रखे हैं संविधान को लेकर, मैं उनमें से कुछ चुनिंदा उद्धरण आपके सामने दोहराकर आपसे फारिग होने की कोशिश करूंगा। आज की ताजा स्थिति के ऊपर हम कहां खड़े हैं उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करते हुए, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री साहब कहते हैं कि भारत का संविधान यह कोई सर्वसाधारण कानून नहीं है, वह तो कानून बनाने का एक संयंत्र है, मशीन मेकिंग मशीन। इसलिए संविधान को किसी प्रतिबंधात्मक कानून अथवा आयकर कानून के जैसा बार बार या प्रतिवर्ष बदला नहीं जा सकता। यह वक्तव्य तब आया हुआ है जब कुछ बचकानी हरकतें कुछ लोग, जिनका उल्लेख कानेकर साहब ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, तब पतंजलि शास्त्री जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए थे, उनका यह वक्तव्य है। अशोक देसाई साहब का जिक्र मैंने आपके सामने किया। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मिखम मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में कहते हैं हमारा संविधान केवल एक प्रशासन चलाने का कानून मात्र नहीं है, वह हमारे सामाजिक दर्शन पर आधारित है जो एक धर्म के जैसा है। आज मराठा सेवा संघ के शिव धर्म के लोग भारतीय संविधान को अपना पहला धर्म ग्रंथ मानते हैं। इन शब्दों की दुहाई सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस न्यायमूर्ति हेडगे और मुखर्जी देते हैं। वो कहते हैं कि उसकी बुनियादी और प्रासंगिक ऐसे दो अंग हैं संविधान के, उसका बुनियादी ढांचा तो वैसा ही रहेगा जैसा वह बनाया गया है, उसे किसी भी हालत में बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण अय्यर, जो सोशल जस्टिस के लिए पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस में एक डिस्टिंग्विश्ड और फेमस पर्सनालिटी रही है, वे चीफ जस्टिस कृष्ण अय्यर कहते हैं मानवीय समाज के जीवित रहने के लिए सामाजिक न्याय एवं नैसर्गिक नियम के योग को जोड़ना परम आवश्यक है। उसके बगैर सामाजिक सद्भाव पनप ही नहीं सकता। उसे नकार कर हम सिर्फ नर्क में जा सकते हैं। अन्याय, अत्याचार यह विध्वंसक रूप धारण करके ही बाहर फूट पड़ता है। बीमार लोग इसमें डूब जाते हैं, लेकिन अन्याय, अत्याचार से उत्पीड़ित व्यक्ति व्यवस्था को ही चीर कर रख देता है। आज हम चिल्लाते हैं नक्सलाइट और फुटपरस्त लोगों के नाम से, लेकिन उनको पैदा करने के दोषी भी हम ही हैं। जस्टिस कृष्ण अय्यर हमारा ध्यान उस तरफ खींचते हैं। वो कहते हैं कि अन्याय, अत्याचार से उत्पीड़ित व्यक्ति व्यवस्था को ही चीर कर रख देता है और एक दिन जुल्मी को कत्ल कर असमानता का बदला लेकर रहता है। इसलिए अन्याय, अत्याचार से ग्रसित लोग एक प्रगतिशील स्थायी समाज व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम न्याय को एक यथार्थ में बदले। अब ये यथार्थ क्या है? What is the tangible and practical format of social justice? मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। सामाजिक न्याय को हमारे शक्ति के पीठ की रीढ़ बनाए रखे समय आ गया है कि जब हम गंभीर होकर आत्मचिंतन करें कि कानून अन्याय को क्यों जन्म देता है और हमारी व्यवस्था को बिगाड़ कर सामाजिक विश्वास के साथ घात पात क्यों करता है। इसके ऊपर हमारे विद्वत जनों को सोचना है। कुछ बातें उसमें मैं रखने की, शिरकत करने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ चुनिंदा उदाहरण आपके सामने रखकर फारिग हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय, न्यायमूर्ति शेलट और न्यायमूर्ति ग्रोवर, भारत के संविधान के बारे में कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का अंडरलाइन दिस वर्ड, सर्वाधिक बड़ा संविधान होकर भी वह अद्वितीय संविधान है। यह विश्व के एक दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले विविध भाषाई, विविध धर्म के लोगों के लिए बनाया गया है। उसे भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रत्यक्ष लड़ने वाले विधिज्ञ एवं राजनेताओं ने बड़ी
राष्ट्र की गुलामी में रहते हुए मूलभूत स्वतंत्रता खोने की यातनाएं कैसी भुगतनी पड़ती है। उन यातनाओं को मद्देनजर रख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान का निर्माण किया है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, जब भारत का संविधान बदलने की कोशिश की जा रही थी और ब्लेमिश किए जाते थे, कोई इसको दोषारोपण करता था, कोई उसको दोषारोपण करता था, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब कहते हैं हमारा संविधान कभी विफल नहीं हुआ है, और यदि कोई विफल हुआ है तो वे उसे चलाने वाले लोग हैं जो विफल हुए हैं। 2002 में गुजरात में हुए दंगों के पीछे प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गुप्त एजेंडा काम कर रहा था। दिस इज नॉट एन इडियोटिक स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ये भारत के राष्ट्रपति के वचन मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, कोई कुत्ते बिल्लियों की और कौवे चीलों की कहानियां नहीं बता रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति कहते हैं मैंने लिखित और प्रत्यक्ष मौखिक तौर पर वाजपेयी को गुजरात में केंद्र की सेना को फायर करने का आदेश दिया था, लेकिन वाजपेयी ने आदेशों का पालन किया होता तो गुजरात में कभी भी दंगे फसाद नहीं हो सकते थे। चुन कर आए हुए लोग, राष्ट्रपति नारायणन साहब बाद में कहते हैं कि चुन कर आए हुए लोग यदि उच्चशील और चरित्र के